विद्यार्थी मित्रों, आधुनिक काल के लगभग 12 गद्यकारों पर टिप्पणियों का अभ्यास हमें करना है। आधुनिक काल के 12 प्रमुख गद्यकार और आधुनिक काल की प्रमुख 12 रचनाओं पर हमें प्रकाश डालना है। मैंने आधुनिक गद्य साहित्य पर लगभग 17 टिप्पणियों का अध्ययन हमें करना होगा। इन 12 गद्यकारों में कुछ गद्यकार निबंधकार है, कुछ कहानीकार है, कुछ उपन्यासकार है और कुछ नाटककार है। तो आज हमें हिंदी के दो दिग्गज विद्वान, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी और दूसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये दो विद्वान, दो दिग्गजों पर आज हमें प्रकाश डालना है। मित्रों, ये जो दो नाम मैंने आप लोगों को बता दिए, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी और दूसरा नाम बता दिया मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य के ये महान विद्वान प्रथमतः हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी पर प्रकाश डालना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कृतित्व। मित्रों, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर हमें जो विचार करना है वह केंद्र में रखकर केवल निबंधकार के रूप में देखना है। वैसे देखा जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी एक अनेक मुखी साहित्यकार। महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि भी है, आलोचक भी है, संपादक भी है, निबंधकार भी है। परंतु मनुष्य के पास जो विद्वत्ता होती है, उसके व्यक्तित्व में वह विद्वत्ता झलकती है। वह विद्वत्ता कलम से बाहर आ जाती है। ये ऐसे महान व्यक्ति, निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक गांव में हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी करते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी साहित्य साधना तो, साहित्य लेखन तो महावीर प्रसाद द्विवेदी नौकरी के दिनों में भी कर रहे थे, किंतु नौकरी छोड़ने के बाद तो ये पूर्णतया हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य की सेवा में जुट गए। मित्रों, हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा करने के लिए कोई नौकरी छोड़ देता है, साहित्य की सेवा में जुट जाता है
और सबसे महत्वपूर्ण बात, सन 1903 में द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। मित्रों, हिंदी की सरस्वती यह पत्रिका, जिसका प्रकाशन सन 1900 में सर्वप्रथम प्रयाग में हुआ था, हिंदी की एक जानी मानी ये पत्रिका सन 1903 से लेकर सन 1920 तक लगभग 17 साल तक बड़े परिश्रम और लगन से सरस्वती पत्रिका में काम करते रहे। और सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में इन्होंने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के विकास के लिए जो काम किया था वह चिरस्मरणीय रहेगा, अविस्मरणीय रहेगा। उनका कार्य अविस्मरणीय है। इसका कारण है बच्चों, इसका कारण है मित्रों, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने केवल स्वयं ही हिंदी साहित्य की सेवा नहीं की, तो अपने समय के जो कवि थे, जो लेखक थे, उनको साहित्य लेखन के लिए प्रोत्साहित किया, मार्गदर्शन भी किया। और मैं तो यही कहूंगा द्विवेदी के बारे में कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने समय में कई कवि निर्माण किए, कई लेखकों की एक पीढ़ी का निर्माण हुआ। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं कवि है, आलोचक है, निबंधकार है, संपादक है, और उसी के साथ साथ वह अनुवादक भी है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो साहित्य साधना की, कुल मिलाकर देखा जाए तो उनके ग्रंथों की संख्या लगभग 80 बताई जाती है। परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी एक अच्छे निबंधकार थे, और द्विवेदी के प्राय सभी निबंध यह विचारात्मक निबंध की कोटि में आते हैं। मित्रों, गद्य की विभिन्न विधाएं हमने देखी है, यानी निबंध से लेकर आत्मकथा तक। परंतु निबंध यह जो गद्य विधा है, उसमें एक विचार होता है, उसमें वैचारिकता होती है, उसमें विद्वत्ता होती है, उसमें मस्तिष्क होता है, उसमें बुद्धि होती है। यह सामान्य विधा नहीं है हिंदी में, कहानी की तरह नहीं, उपन्यास की तरह नहीं, नाटक की तरह नहीं है। एक जटिल विधा के रूप में निबंध की ओर देखा जाता है। और द्विवेदी के प्राय सभी निबंध यह विचारात्मक निबंध की कोटि में आते हैं। उनके सारे निबंध वैचारिक गंभीरता से युक्त हो, ऐसी भी बात नहीं है। उनके 2-4 ऐसे निबंध हैं जिनमें विचारों की गरिमा और गंभीरता है, परंतु बाकी कुछ ऐसे भी निबंध है जो सामान्य पाठकों को, विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर उन्होंने लिखे हैं। यानी द्विवेदी के निबंधों की संख्या बहुत बड़ी है। इतिहास से संबंधित, पुराण से संबंधित, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि विविध विषयों से संबंधित उनके निबंध हमें मिलते हैं। इनमें से क्या है, सारांश रूप में देखा जाए, उनके सभी विषयों पर आधारित निबंधों का अवलोकन करने के बाद
एक बात स्पष्ट हो जाती है उनके व्यक्तित्व की कि एक पथ प्रदर्शक यानी मार्गदर्शक, सलाहकार और उपदेशक के रूप में वे हमारे सामने आते हैं। यानी द्विवेदी ने प्रायः विचारात्मक निबंध यह अधिक लिखे हैं और उनके ये निबंध अधिक गहन, गंभीर और नवीन विचार शक्ति से संपन्न तो नहीं है, किंतु ये हिंदी पाठकों के ज्ञान वर्धन में अत्यधिक उपयोगी ऐसे है। यानी ज्ञान वर्धक निबंधों की परंपरा द्विवेदी ने स्थापित की, है। यानी इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी अत्यंत सरल, स्वाभिमानी, निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति थे। हिंदी भाषा और साहित्य से उन्हें अगाध ऐसा प्रेम था। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या था? उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य यह था कि हिंदी भाषा को इतनी सशक्त, समृद्ध और उन्नत बना दे कि जिससे वह देश की अन्य भाषाओं में या अन्य भाषाओं के समान श्रेष्ठ साहित्य निर्माण करने में समर्थ हो जाए। इतना प्रेम रखते थे वे हिंदी भाषा से। यानी द्विवेदी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता कहा जाए तो उसमें कोई संदेह नहीं होगा। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में अकेले ही इतना काम किया था। 17 सालों में इतना काम किया कि इतना अधिक काम किया जितना अनेक मिलकर भी नहीं कर सकते थे। इतना सशक्त काम, इतना बढ़िया काम सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य की सेवा में जुटा दिए। मित्रों, हिंदी साहित्य का दूसरा एक रत्न, एक बहुमुखी साहित्यकार जिसका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कौन नहीं जानता? हिंदी का कौन ऐसा छात्र है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम नहीं जानता? हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाला और कार्यविभाजन करने वाला आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, काल विभाजन किया, नामकरण किया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा उसी को आधार मानकर कई इतिहास ग्रंथ निर्माण हो गए। कई पाठकों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन किया। परंतु मित्रों, आज हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को केवल इतिहासकार के रूप में नहीं देखना है। इतिहासकार के रूप में देखकर या केंद्रित करके उस पर फोकस डालकर हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को छोटा नहीं बनाना है, छोटा नहीं करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुमुखी साहित्यकार थे और आज हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में देखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले में आगोना नामक गांव में हुआ था। आचार्य रामचंद्र जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है यानी शिक्षण है वह उर्दू और फारसी में हमीर जिले में हुई थी। और एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में भी बता दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी बताना चाहता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तहसीलदार की परीक्षा दी थी और उसमें भी वे सफल हुए थे। परंतु इस कार्य में, इस सरकारी नौकरी में उनका मन अधिक नहीं लगा, अतः इन्होंने इस कार्य को छोड़ दिया। तहसीलदार की सरकार की नौकरी जो थी उन्होंने वह छोड़ दी और शिक्षण क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया। और जिस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिक्षण क्षेत्र में प्रवेश किया,
इस बीच इन्होंने अनेक कहानियां, कविताएं, नाटक और निबंधों की रचना की और इन्हीं दिनों उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास का भी संपादन का काम किया। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम हिंदी के महान साहित्यकारों में लिया जाता है, आदर के साथ लिया जाता है। यानी इन्होंने हिंदी साहित्य की वृद्धि यानी विकास में जो योगदान दिया है वह प्रचंड है। यानी घर की परिस्थितियों के हिंदी भाषा के प्रतिकूल होने पर भी इन्होंने हिंदी में ही साहित्य निर्माण किया। केवल साहित्य निर्माण नहीं किया तो इन्होंने असीम ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त की, ख्याति प्राप्त की है। यानी विद्यार्थी जीवन में ही साहित्य के प्रति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विशेष रुचि दिखाई देती है और शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के बाद इनमें और भी लगन पैदा की, आस्था पैदा की और उसमें उत्तर वृद्धि होती रही और शुक्ल निरंतर साहित्य साधना में तल्लीन रहे। इनकी साहित्य साधना जीवन के आखिरी सांस तक चलती रही। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी अपूर्व शक्ति और साधनों का सदुपयोग कर हिंदी साहित्य को ऐसी कृतियां, ऐसी रचनाएं प्रदान की कि जिसके कारण विश्व के बड़े बड़े साहित्यकारों की रचनाओं में हिंदी की रचनाओं को भी बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मित्रों, इस विश्व में 5000 से ऊपर भाषाएं बोली जाती है। इनमें जो मौलिक भाषा है, जिसे हम स्टैंडर्ड भाषा कहते हैं, कुछ गिनी चुनी भाषाएं स्टैंडर्ड है, परंतु उन सभी अन्य भाषाओं में हिंदी भाषा को बैठने का अधिकार मिल गया, स्थान प्राप्त हुआ। इसका कारण केवल हिंदी के ये दिग्गज, ये विद्वान, ये महान साहित्यकारों के कारण है, उनके परिश्रम के कारण है। आज भी हिंदी साहित्य इतना विशाल है, उसका महत्व विश्व में बड़ा है। इसका कारण केवल इन साहित्यकारों के योगदान और श्रम पर है। यानी हिंदी जगत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो आविर्भाव हुआ, जो आगमन हुआ हिंदी साहित्य में, वह वरदान सिद्ध हुआ है। यानी साहित्य के कितने ही रूपों की उन्होंने काया पालट कर दी। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2 में संग्रहित है। यानी ये निबंध सन 1930 में विचार विधि के नाम से भी प्रकाशित हुए थे। मित्रों, परीक्षा में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के दूसरा नाम क्या है, तो वह विचार विधि है। यानी विषय के आधार पर इन निबंधों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक साहित्यिक निबंध और मनोवैज्ञानिक निबंध। यानी इनके गंभीर निबंधों में हृदय की सरलता तथा मस्तिष्क की गंभीरता कल्पना के भावना के साथ घुली मुली रहती है। यानी शुक्ल जी का व्यक्तित्व एक युगांतकारी व्यक्तित्व कहा जाएगा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार और आलोचक सम्राट भी कहा जाएगा और जिनके लिखे इतिहास के आधार पर आज भी हिंदी साहित्य के विभिन्न इतिहास लिखे जा रहे हैं। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास जिन्होंने काम किया, जिन लोगों ने काम किया, उनका आधार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास है। यानी इन सभी क्षेत्रों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक नए युग, ऐसा महान युग निर्माण किया जिसने अपनी रचनाओं द्वारा संपूर्ण साहित्य का पथ प्रदर्शन किया था, उसे एक नई दिशा प्रदान की थी।
मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रकार ऐसे पंडित, कुशल साहित्यकार एवं इतिहासकार थे। उन्होंने अपने निबंधों में पुरानी रूढ़ियों का विरोध भी किया। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान से हिंदी साहित्य और भी गौरव के स्थान पर पहुंचा गया है। यानी हिंदी साहित्य में शुक्ल हमारे समक्ष विभिन्न रूपों में प्रस्तुत होते हैं। उनके मुख्य रूप संपादक है, निबंधकार है, आलोचक है, अनुवादक है, कवि के रूप में है और इतिहासकार के रूप में भी हमारे समक्ष और दुनिया के समक्ष आ जाते हैं।